गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा हम योग भारती कक्षा 12वीं का दूसरा पार्ट ले रहे थे निराला भाई। उनमें से हमने निराला भाई पार्ट जो है उसमें उसकी लेखिका, उसका साहित्य, उनकी जानकारी ली है। साथ ही साथ हम लास्ट वीडियो में हमने देखा कि निराला भाई खुद निर्धन होने के बावजूद भी अपने समकालीन साहित्यकार कवि इनके बारे में या इनका किस तरह अतीत सत्कार करते थे, जिसमें उन्होंने मैथिली शरण गुप्त का स्वागत किस तरह उन्होंने कर दिया, वह हमने लास्ट लेक्चर में बताया। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी जब उनके घर आए थे, उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं थी, वह किसी तरह तो विभिन्न अवस्था में अपना जीवन जी रहे थे। फिर भी मैथिली शरण गुप्त जी के स्वागत के लिए जितना भी हो सके वो करने की कोशिश कर रहे थे। यानी सबसे पहले वह अपने कमरे में ले जाते हैं तो लेखिका उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि वह उनकी विभिन्नता दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसे विभिन्न अवस्था में भी वह साहित्य लेखन करते थे। यहाँ तक जो जहाँ उनका बिछाना था वहाँ वह जितना भी हो सके वह सब कुछ डाल लेते और उनको खुश करने की कोशिश कर लेते। लेखिका कहते कि जब दूसरे दिन जब निराला भाई मैथिली शरण गुप्त जी को स्टेशन छोड़कर वापस आ रहे थे, उस समय रात भर जो उनके साथ बातचीत हुई बड़े साहित्यकारों के बीच, वह रतन देना निराला जी भूल नहीं पाए। और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करो, तुम कुछ लकड़ियाँ और कुछ घी मेरी के में रख दो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अवसर आते थे, क्योंकि निराला जी निर्धन थे, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वो अतीत सत्कार अच्छी तरह से करते थे। जैसे कि आजकल हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं, जो किसान हैं वो किस तरह अतीत सत्कार करते। अगर ग्रामीण जीवन में किसान के यहाँ अगर कोई मेहमान आता है तो उसे वो भगवान समझते और भगवान का दर्जा देते और उनका जितना भी हो सके स्वागत करने की कोशिश कर लेते। वैसे ही निराला जी मैथिली शरण गुप्त जी का स्वागत कर लेते। यानी मैथिली शरण गुप्त जी का खाना बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक का काम वह खुद कर लेते। यानी निराला जी ऐसे थे, अगर कोई मेहमान आते तो उनका बर्ताव देखने जैसा होता था, बच्चे जैसा होता था। वो इतने खुश होते थे और निर्धन होने के बावजूद वो किसी के घर खाना खाने नहीं भेजते थे, क्योंकि वह कहते कि मेरे पास खाना खाने आए तो उनको मेरे पास ही खाना खिलाना है। तो इस तरह वह अतीत का सत्कार करते थे। साथ ही साथ इस संस्मरण में महादेव वर्मा जी ने बताया कि वह समकालीन साहित्य के प्रति उसके मन में चिंता रहती थी, या उनके साथ जो साहित्यकार थे वह उसके बारे में सोचते रहते थे, चिंतित रहते थे। तो उसका एक उन्होंने दूसरा उदाहरण दे दिया है, वह हम दूसरे परिचित में देख लेंगे। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इस बीच घटित को असाधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उसके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी कुछ ऐसे अकस्मातता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति खो बैठते लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाले आंसू की बूंद बीच में ऐसे चमक जाती मानो प्रतिमा के झड़े जूही के फूल हो। यानी इस तरह सुमित्रानंदन पंत जो निराला जी के समकालीन साहित्यकार है, समकालीन कवि है, उसके दिल्ली में टाइफाइड से मौत होने की खबर सुनकर निराला जी जितने दुखी हुए और वह लेखिका के पास आए। यानी लेखिका ने भी यह समाचार सुना था, असल में तो वह समाचार झूठ था। कई ऐसे जो समाचार देने वाले लोग हैं वह साधारण का असाधारण और अघटित को अघटित बोलने वाले ऐसे समाचार देने वाले लोग हैं, उन्होंने गलत ही समाचार दे दिया था कि टाइफाइड की वजह से श्री सुमित्रानंदन पंत नहीं रहे। लेकिन लेखिका को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह है या नहीं।
फिर भी निराला जी ऐसे आए तो वो छिपा भी नहीं पाई। तो इस तरह वह जैसे पत्थर जैसे बन गए थे, क्योंकि वह अपने समकालीन साहित्यकार है जो कोई भी है उसके बारे में उसके मन में बहुत चिंता रहती थी। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की बात पता चलते ही वो लेखिका के पास आए, लड़खड़ा कर और जैसे पत्थर जैसे बन गए। यानी वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और उसके आंखों में से आंसू झलक रहे थे, जैसे वो जुए के फूल जैसे वो आंसू झलक रहे थे। लेखिका कहते हैं, स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यानी महादेवी वर्मा जी भी अस्थिर हो गई थी, दुखी हो गई थी, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत वह बड़े कवि थे, साहित्यकार थे। उसकी बात सुनकर, उनका समाचार सुनकर वह स्वयं दुखी हुई थी। फिर भी अगर वह दुखी है ये दिखाया तो निराला जी बहुत दुखी हो जाएगी, इसलिए वह उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यतीत प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आया। यानी जब भी लेखिका ने कहा कि मैंने ये समाचार है सत्य या असत्य ये जानने के लिए मैंने तार कर दिया, ये सुनकर वो लेखिका के घर जब तब तक बैठ जाते जब तक लेखिका का फाटक बंद नहीं हो जाता, तब तक बैठ जाते, क्योंकि वह इतने अधीर हो गए थे, अस्थिर हो गए थे वो समाचार सुनने के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा था तार दे दिए तो समाचार जल्दी आएगा और ऐसा हो कि सुमित्रानंदन पंत जीवित रहे, ये समाचार सुनने के लिए वो आतुर थे। इसलिए वह बहुत देर तक बैठते और जब लेखिका का फाटक बंद हो जाता है उस समय चुपचाप वह वापस जाते। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटकाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे। उसकी निशब्द पीड़ा जब कुछ मुकर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते। पंत के साथ तो रास्ता कम करता है, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। यानी इस तरह रात में तो फाटक बंद हो करने के बाद वो वापस चले गए, क्योंकि ये समाचार झूठ हो ऐसा वो समझ रहे थे। जब भी लेखिका ने कहा कि मैंने तार दे दिया, लेकिन जब फाटक बंद हुआ तब तक कोई तार नहीं आई थी या समाचार नहीं मिला था, इसलिए वो चुपचाप अपने घर चले जाते। लेकिन वो घर न जाने के बजाय किसी पार्क में रात भर वहीं बैठते और सुबह सुबह 4 बजे दरवाजा फाटक खटखटाते। तभी उन्होंने लेखिका ने देखा कि ये रात भर सोए नहीं, अपने समकालीन साहित्यिक जो कार हैं सुमित्रानंदन पंत, उसका समाचार सुनने के लिए वह रात भर जाग रहे थे। जब भी लेखिका ने ये बताया उस समय ये समाचार सुनकर वो कहते कि अब तो हम तो गिर जाएंगे, यानी हम तो अभी थक गए, क्योंकि ये समाचार इतना बुरा था। ये सुनकर ही वो अस्थिर हो गए थे और वो कहते कि ये बात सुनकर या ऐसी बात सुनकर हमें थकावट होते। यानी इस तरह समकालीन साहित्यकार है उसके प्रति उनके मन में चिंता रही थी। यानी फिर आगे देखो दूसरा परिचय, पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी वह क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वो तो संकल्पित अर्थ, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। यानी लेखिका कभी कभी सोचते थे कि वो इतना निर्धन थे, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी अगर पुरस्कार से कुछ धन मिलता था, कुछ पैसा मिलता था, तो क्या वो उसका उपयोग खुद के लिए नहीं कर सकते? तभी वो कहते हैं कि ये पुरस्कार से मिला हुआ धन है, वह उसका उपयोग खुद के लिए करना, खुद पर करना, ये गलत है। इसलिए वह जो पुरस्कार से मिला हुआ पैसा है वह अपने लिए खर्चा नहीं करते थे, सिर्फ वह दूसरों के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए उसका उपयोग वो करते थे। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे, पर आज भी मुझे उनका खेद नहीं। यदि वे हमारे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रह जाए। यानी लेखिका कहते हैं कि हमने
उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास कर दिए थे, लेकिन वह असफल रहे थे। फिर आज मुझे लगता है कि वह बात सच है कि वह असफल रहे। अगर वह हमारे राज्य में बैठ जाती है, जैसे अगर वह सफल रहे थे, लेखिका सफल रही थी, तो लेखिका और निराला जी में फर्क क्या रहता? क्योंकि निराला जी है, क्योंकि वह ऐसे हालत में भी अपना जीवन जीने का ढंग अलग था। तो ये जो उनकी यादें निराला जी की, वह अपने इस संस्मरण में महादेवी वर्मा जी ने कर दिए। उनकी परिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकारी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है वह मेरे लिए मैं खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वह ऐसा ही आया हुआ पैसा है, तो मैं दूसरों के मदद के लिए रख रहा हूँ। तभी किसी ने उनको कहा कि ऐसा ही होता रहेगा तो आपको मधुकारी खाने की आवश्यकता पड़ेगा। मधुकारी खाना यानी पका हुआ अनाज मांगकर खाना। तो ये मधुकारी खाने जैसी बात हो गई। किसी ने कहा, खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकारी तो आप भी खाते, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकारी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, ये कहना कठिन है। यानी इस तरह उन्होंने कहा कि मधुकारी तो अब भी कहा रहा हूँ, और इस मधुकारी के ऊपर तो मेरा साहित्य कोश बना हुआ है, मेरा साहित्य कोश खड़ा हुआ है। तो इस तरह उन्होंने उत्तर दे दिया। और अभी लेखिका कहते हैं कि ये मधुकारी खाकर अपना जीवन निर्वाह किया है, या ऐसे विभिन्न अवस्था में अपन अपना जीवन निर्वाह किया है। इस सत्य पर आने वाली युग या आने वाली पीढ़ी विश्वास करेगी या कर सकेंगी, ये कहना कठिन है। क्योंकि आज की पीढ़ी को ऐसा ही लगेगा कि निराला जी अपना जीवन अच्छी तरह से उन्होंने जिया होगा, इसलिए इतने बड़े साहित्यकार बन गए। लेकिन लेखिका कहते हैं कि वह यही आदमी समझ सकता है, उनके साथ रहा हुआ, जिन्होंने उनको देखा है, या समकालीन साहित्यकार है, वही समझ सकता है कि उन्होंने किस तरह अपना जीवन यापन किया है। तो ये भी याद है महादेव वर्मा जी ने अपने इस किताब में कर दिए। तो इनके व्यक्तित्व का चित्रण कर दिया, या उनके जीवन का चित्रण कर दिया कि वह कैसे दिखाई देते थे। गेरू में दोनों मलिन अंतवस्त्र और उत्तरे कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गौरिक परिधान पहन चुके थे। अंगूठे के अभाव और वस्त्रों के रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गौरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धूला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। यानी मैथिली निराला जी ने गौरिक यानी लाल वस्त्र परिधान कर दिया था, वह सन्यासी बन गए थे। वह सन्यासी बनकर गहरी लाल वस्त्र पहनकर वह घूमते रहते थे। तभी लेखिका कहते कि मैंने देखा कि वह लाल रंग पहनकर कुर्ता पहनकर वह बैठे थे। मैंने एक बार उसे देखा, लेकिन वह इस तरह ज़्यादा रंग होने की वजह से पूरा शरीर भी गहरीक हो गया था, यानी लाल हो गया था। और उसको देखकर मुझे लग रहा था सुनहली धूप में पर्वत है, उसके ऊपर कोई लाल रंग का कोई आदमी उनको दिखाई दे रहा था, जैसे निराला जी को देखकर। बोले, अब ठीक है, जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। जब भी लेखिका ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं, अभी वो सन्यासी बन गए, लाल रंग का कपड़ा पहन लिया है, इसका मतलब अभी ठीक है कि जहाँ भी पहुँचे कहीं से खाना मांगकर ला लिया, खा लिया और गीत लिखने बैठ गए, यही अपना जीवन है। यानी इस तरह कितने वह निस्वार्थी थे, या कितने विभिन्न अवस्था में हालात में अपना जीवन जीते थे, वह इस संस्मरण में महादेव वर्मा जी ने बताया।
इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहा और कैसा होगा, ये सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डालवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक बार प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अशक्न रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है?